So typically, the materials having free electrons are called as good conductor. ठीक है, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जहां पर आयंस होते हैं, सो बेसिकली चार्ज, फ्री चार्जेस, चार्ज कैरियर, ऐसे सॉल्यूशन जहां पर आयंस है, चार्ज कैरियर्स है, जो यहाँ से वहां जा सकते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, दोज आर आल्सो गुड कंडक्टर. ठीक है, सो right now we are focusing about this good conductor metals, metallic wires. So whenever there is flow of charges, we say there is current in the wire. ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको पता है. ठीक है, क्या डेफिनेशन है करंट की? सो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को the rate of flow of charges from given cross section of wire कंडक्टर या वायर इन यूनिट टाइम. रेट होने के कारण टाइम लिखने की जरूरत नहीं है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. अब सवाल आया तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिखकर नहीं होगा, इसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा. इसका फॉर्मूला रहेगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज I इक्वल टू Q बाय T. हम कहते हैं करंट इज 1 एम्पियर इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम is passing through given cross section in 1 second. ठीक है, current is 1 ampere if charge of 1 coulomb is passing through given cross section of conductor in 1 second. ठीक है, बेसिकली हम ऐसा कहते हैं कि अगर ये कोई कंडक्टर है तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहने वाला है. ठीक है, सो जब एक कूलम इतने चार्जेस एक साइड से दूसरे साइड में जाते हैं इन 1 सेकंड, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक कूलम के चार्जेस, एक कूलम इतने चार्जेस, इतने इलेक्ट्रॉन की उनके चार्जेस की एडिशन 1 कूलम है, ये अगर 1 सेकंड में इसे क्रॉस करते हैं तो हम कहते हैं कंडक्टर में करंट है 1 एम्पियर का. ठीक है, अब ऑब्वियसली सवाल आएगा कि सर ये चार्जेस अपने आप घूमते हैं क्या? So definitely not. For flow of electric current, there is something called as potential difference is necessary. आपको याद है, for flow of air, pressure difference is necessary. For flow of water, elevation या जिसे हम कह सकते हैं हाइट डिफरेंस इज नेसेसरी. Similarly, for flow of charges, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा. सो व्हाट इज दिस पोटेंशियल?
सो हमें पता है अगर कोई एक चार्ज है Q, तो इस चार्ज के आजू बाजू में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। मतलब दूसरा चार्ज डिपेंडिंग ऑन उसका नेचर या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो अगर हम कोई छोटा सा चार्ज प्लस Q ये इंफिनिटी से इसके अंदर लाते हैं, तो डेफिनेटली इसे लाते वक्त ये यहाँ का प्लस कैपिटल Q और जो आ रहे हैं दैट इज प्लस स्मॉल q, ये दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको चार्ज यहाँ पर लाना है। सो आप जो वर्क करोगे वो वर्क इस चार्ज में एट पॉइंट ए स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, दिस वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज। अगर ये चार्ज 1 कूलम का रहा तो आप इसको कहते हो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। चार्ज अगर कोई दूसरा है तो हम कहते हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q। अगर ये चार्ज 1 कूलम का है तो आप कहते हो दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इसे डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर मैं मेंशन करता हूं ऑफ चार्ज प्लस Q। So potential at a point in electric field is work done in moving। पोटेंशियल लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी है, पोटेंशियल लिखा है, तो कौन सा चार्ज रहेगा? यूनिट चार्ज। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज that is plus 1 coulomb from infinity to that point in electric field। ठीक है, अगर किसी दूसरे पॉइंट पर यही चार्ज मैं लाऊंगा तो मुझे कुछ तो अलग वर्क करना पड़ेगा। सो इफ सेम प्लस Q चार्ज ये इंफिनिटी से दूसरे पॉइंट पर लाया B पर, तो कुछ तो वर्क अलग रहेगा। सो हम कहेंगे दिस इज पोटेंशियल एट B, इसे कहेंगे पोटेंशियल एट A। इसमें अगर डिफरेंस है तो चार्जेस का फ्लो होगा इफ दिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टर। अगर हम इनको कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होगा। कब? अगर इन पोटेंशियल में डिफरेंस है तो। अगर ये पोटेंशियल सेम है PA और PB तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर PA एंड PB में डिफरेंस है, कोई भी कम हो सकता है, कोई भी ज्यादा हो सकता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ चार्ज फ्लो होगा। सो चार्ज फ्लो होगा और चार्जेस का फ्लो मतलब करंट। सो इट्स नॉट एक्चुअली एब्सोल्यूट पोटेंशियल। PA और PB की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, PA और PB में डिफरेंस चाहिए। PA 100 है और PB भी 100 है तो काम नहीं होगा। PA 10 है और PB 0 है तो काम होगा, चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, इसे अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना है, डेफिनेशन तो ये हो गई। क्या डेफिनेशन है? द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is work done in moving unit positive charge from infinity to that point in electric field। इसे हम कहते हैं potential is work done upon charge। Potential at a point is 1 volt if 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from infinity to that point in electric field। सिंबल वाइज हम लिखते हैं V इक्वल टू W बाय Q। V इक्वल टू W बाय Q।
सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस is necessary for flow of electric charges and hence current. ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाले एजेंसी को आप कहते हो सेल या बैटरी या सप्लाई। कभी कभी सप्लाई ये भी वर्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस में बी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। हाँ, अब सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण काम नहीं होगा, तो हमें जरूरत रहेगी क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे? सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत बढ़िया, ठीक है। पाथ कैसा चाहिए? क्लोज्ड, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वहां पर खत्म होना चाहिए, और कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। सो इस सर्किट के कुछ टिपिकल सिंबल्स है जिनको हम बार बार यूज करेंगे। कौन कौन से सिंबल है? इसे क्या कहेंगे? सेल। अगर मल्टीपल सेल्स होंगे तो दिस इज कॉल्ड एज बैटरी। बैटरी। इस प्रकार की रहेगी आपकी ओपन की। इसके बीच में डॉट रहा। हमारी गाड़ी, अगर यहाँ पर चाबी कनेक्टेड नहीं है, गाड़ी चालू नहीं होगी, यहाँ पर चाबी की इंसर्ट कर दी तो आपकी गाड़ी चालू होगी, ठीक है। यहाँ पर दूसरे टाइप की भी की आती है, टैप की। दिस इज ओपन टैप की। ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगी, मतलब पाथ कंटिन्यूअस हो गया, तो दिस इज क्लोज टैप की, ठीक है। देन अगर दो वायर ज्वाइन करनी है तो आप उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करोगे। अगर उनको ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस करना है, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट रहेगी, ठीक है। देन सो दिस इज वायर जॉइंट, क्रॉसिंग ऑफ वायर विदाउट जॉइंट, ठीक है। देन आप इस प्रकार से बल्ब दिखा सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो अभी हम पढ़ने वाले, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, जनरली डिनोटेड बाय आर। इसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो हम उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरियाक या रियोस्टेट कहते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सर्किट का जिसको आप कहोगे एमीटर। इसका पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड एंड विल बी टर्म एज पॉजिटिव,
निगेटिव को कनेक्टेड विल बी कॉल्ड एज निगेटिव, और दूसरा है वोल्ट मीटर। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल, एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, एमीटर सीरीज में है, इसके थ्रू सब चीजें जाने वाली है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहा तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, करंट सर्किट का चेंज हो जाएगा, जो आप नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ करंट मेजर करना है, चेंज नहीं करना है। वोल्ट मीटर मेजर करंट, ये एक्चुअल सर्किट से जाना चाहिए। इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो वोल्ट मीटर के थ्रू बहुत 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 कम करंट जाना चाहिए, एंड दैट्स वाई उसमें से करंट कम होना चाहिए, तो आपको रेजिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। बहुत लॉजिकल है, ठंडे दिमाग से सोचना इसे, इंपॉर्टेंट पैरामीटर से। ठीक है, अब आपको सर्किट ध्यान में आ गया। एमीटर किस लिए होता है, तो करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एक और नाम आता है कभी कभी, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर जी। ये करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, मेजर करने के लिए नहीं, डिटेक्ट वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है क्या, इसके लिए गैल्वेनोमीटर यूज होगा। ठीक है, चलो, उसे भी जिस प्रकार से एमीटर वोल्ट मीटर दिया है वैसे ही उसी सिंबल से दिया जाएगा, सिर्फ अंदर कैपिटल जी रहेगा। अगर ये ध्यान में आ गया तो वी विल मूव अहेड विथ अवर नेक्स्ट लॉ, विच इज इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference. सिर्फ इतना नहीं है, If the conditions are same. is directly proportional to potential difference across its ends, as long as physical conditions remains same. When we are saying physical condition, हमें क्या क्या कहना है? टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ एंड नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टर का मटेरियल। उतने ही साइज का, उतने ही लेंथ का, उतने ही टेम्परेचर वाला दूसरा कंडक्टर लाया तो काम नहीं होगा। फिजिकल कंडीशंस मतलब ये चारों पैरामीटर सेम होने चाहिए, ये चारों पैरामीटर में चेंज नहीं होना चाहिए। क्या कहा ओम्स ने? द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, V is directly proportional to I या I is directly proportional to V, कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाना है तो वी शुड राइट V इक्वल टू R into I, where R is constant of proportionality called as, क्या कहते हैं R को? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, measured in Ohm.
सिंबल रहेगा ग्रिप ओमेगा। ठीक है, इसे हम याद रखते हैं जनरली V इक्वल टू I इंटू आर। सो जब तक ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R ये कांस्टेंट है, ठीक है, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। सो व्हेन R इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हो तो करंट कम होगा। ठीक है, एंड दिस R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन दिस 4 फैक्टर्स। कौन से 4 फैक्टर्स है जो हमने यहाँ पर एनालाइज किए हैं? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल। सर होता क्या है ये रेजिस्टेंस? तो देखो, रेजिस्टेंस को जानते हैं, resistance is opposition to flow of charges through conductor। ठीक है, resistance is opposition to flow of charges through conductor। This resistance depends on length of conductor, cross sectional area, temperature and nature of material। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं तो हम कहते हैं R is directly proportional to length, R is inversely proportional to area। लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमारे चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिशन ज्यादा रहेगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हुआ, रास्ता बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का अपोजिशन कम, एरिया कम हुआ, रास्ता छोटा हुआ, अपोजिशन बढ़ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो दिस विल बिकम R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट डालते हैं तो ये हो जाता है R इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। It is characteristic property of material। सो ये उस मटेरियल पर डिपेंड करेगी, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, एटम्स किस प्रकार से है, उनकी मोशन किस प्रकार से हो रही है, एंड ऑल दैट पार्ट। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का यूनिट रहेगा ओहम मीटर। ठीक है, बड़ा आसान है। R इक्वल टू रो L बाय A, तो रो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। अब एरिया मीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय मीटर, तो ऊपर एक मीटर बचेगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, सो ओहम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टिविटी is resistance of material having unit cross sectional area and unit length। Conductor of unit length and unit cross sectional area, इसका जो रेजिस्टेंस होगा that is resistivity of that material। A की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, 1 by 1 is 1, so यहाँ बचेगा R which is equal to resistivity। So resistivity is resistance of piece of conductor having unit cross sectional area and unit length। ठीक है,
अब इस रेजिस्टेंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। अब आपको पता है मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। रेजिस्टिविटी बहुत कम मतलब अपोजिशन बहुत कम रहेगा, तो करंट आसानी से फ्लो होगा। रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब करंट को फ्लो होने में डिफिकल्ट, सो आप उसे बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हो। ठीक है। अब देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम यूज करते हैं। देखो, फिजिकल पीस अगर रहा तो उसे रेजिस्टर कहा जाएगा। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है। ठीक है। रेजिस्टर उस पीस को कहा जाएगा, रेजिस्टेंस उस पीस ने ऑफर किया हुआ अपोजिशन है। दो टाइप के कॉम्बिनेशन है। कौन से दो टाइप के कॉम्बिनेशन है? सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में क्या होता है? resistances are connected one after another. पैरेलल में क्या होता है? सभी रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट साथ में रहेगा और एंड पॉइंट साथ में रहेगा। सभी रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है, एंड पॉइंट एक साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है। अब देखो, यहां पर करंट के लिए एक ही रास्ता है, करंट के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं है। सो यहां पर करंट सेम रहेगा। यहां पर करंट आया तो करंट के पास तीन रास्ते हो गए। तो यहां पर करंट सेम नहीं रहेगा, यहां पर करंट रहेगा I will be addition of this three part, I1 plus I2 plus I3। ठीक है। अब देखो, इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। करंट को मतलब चार्ज को रेजिस्टेंस के थ्रू लेकर जाने के लिए जो एनर्जी खर्चा हुई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इसलिए वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो, यहाँ पर ये सभी एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, इनका एंड भी एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। सो तीनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज ये सेम रहने वाला है। ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये तीनों के जगह अगर एक लिखना है तो आप कहते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड ये आर एस जो रहेगा इट इज ग्रेटर देन R1 R2 R3। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा रहेगा। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ये R1 R2 R3 के कारण जो इफेक्ट हो रहा है उसके जगह अगर एक लगाना होगा तो आप कहते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ध्यान में रखना, दिस Rp is smaller than R1 R2 R3। ठीक है। सो रेजिस्टेंस कम करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होगा। अब इसका एप्लीकेशन है फेस्टिवल लाइटिंग।
हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। क्यों? तो रीजन ध्यान में रखो। एक, देखो हमारे घर के सभी डिवाइसेस जो है उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ पर एक भी डिवाइस डैमेज हो गया तो क्या यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता ही ब्रेक हो जाएगा। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर एक डिवाइस डैमेज हो जाता है तो बाकी के दोनों रास्ते तो चालू रहेंगे। सो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर घर में यूज किया, एक भी डिवाइस डैमेज होता है तो पूरा डिवाइस, पूरे डिवाइसेस डैमेज हो, काम नहीं करेंगे। डैमेज तो नहीं होंगे पर उनको करंट नहीं मिलेगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इवन इफ वन ऑफ द डिवाइस फेल, अदर डिवाइस विल कंटिन्यू टू वर्क। पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर हर डिवाइस को स्विच प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक डिवाइस का करंट बंद हो गया तो सभी का बंद हो जाएगा। हियर इंडिविजुअल स्विच कैन बी प्रोवाइडेड। नहीं तो यहाँ पर एक डिवाइस ऑन तो सभी डिवाइसेस ऑन, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ टीवी ऑन रखना है, फैन बंद रखना है, तो इट इज पॉसिबल। सो इंडिविजुअल स्विच कैन बी प्रोवाइडेड ओनली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। इफ न्यू डिवाइसेस इज एडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। ठीक है, विच इज नॉट गुड, क्योंकि बाकी के डिवाइसेस का परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ न्यू रेजिस्टेंस या न्यू डिवाइस इज एडेड, देन overall resistance decreases. Overall resistance decreases, then current increases. Resistance कम हो गया तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, करंट बढ़ गया तो नए डिवाइस के लिए जो करंट चाहिए वो फ्लो होगा, बाकी डिवाइस का वर्किंग अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी प्रिफर पैरेलल कॉम्बिनेशन इन अवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सर, हाँ सर वो जो दिवाली में जो लाइटिंग लगाते हैं उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है ना, हाँ तो सर उसमें क्या अगर एक लाइट खराब हुई तो सारी तो नहीं होती फिर? हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 अलग अलग लाइटिंग रहती है। एक ग्रीन कलर का लाइट आप देखो खराब हो गया तो बाकी के ग्रीन कलर के नहीं लगेंगे। तो सिर्फ ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ब्लू, रेड और बाकी जो कलर रहेगा येलो, वो जलते हुए रहेंगे। कोशिश करके देखो, एक रेड कलर का लाइट फोड़ दो उसमें से या कट कर दो, यू विल फाइंड कोई भी रेड कलर का लाइट नहीं जलेगा, सिर्फ बचे हुए ग्रीन, ब्लू एंड येलो जलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें इस प्रकार की 3 सीरीज होती है, दैट्स व्हाई देयर आर मल्टीपल कलर्स। और सर उसमें तो फिर करंट भी कम होना चाहिए, पर सारे लाइट्स का तो वो जो बिल्कुल उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो डिवाइसेस है ना, तो उनको लगने वाला करंट कम है। आप उसकी लेंथ आधा कर दो, वो दिए जल जाएंगे, क्योंकि सभी डिवाइस के, सभी दियों का, सभी जो बल्ब है उनका मिलकर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद उसमें से इनफ करंट फ्लो होता है। आप बल्ब आधे कर दो, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, करंट बढ़ेगा, वो डैमेज हो जाएगा। वो अकेला बल्ब आप नहीं लगा सकते हो बल्ब स्विच में। ठीक है, सो जो दिवाली की सीरीज है, जो हमारे घर में टिपिकली ये मेड इन चाइना वाली जो यूज होती है, उसमें 3-4 सेपरेट सीरीज रहती है। जो एक ही कलर वाली सीरीज है ना, जो वेडिंग के वक्त लगाते हैं, दैट इज एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन। ये भी सीरीज है, पर यहाँ पर 3 डिफरेंट सीरीज आर स्विच टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर। इसलिए आप वो डब्बी जो रहती है ना, वो जो स्विच बॉक्स रहता है जिसके ऊपर छोटा सा टिकटॉक वाला बटन रहेगा, उसमें से आपको 5 अलग अलग वायर्स दिखाई देगी। 4 कलर के लिए लाइट, करंट लेकर जाने वाली और एक वापस लेकर आने वाली, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वायर आप देखोगे। ठीक है, देखना, ठीक से ऑब्जर्व करना। अब ये हो गया रेजिस्टेंस। अब देखो, हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा है
विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब तक हमें इतना तो ध्यान में आ गया, रेजिस्टेंस ये अपोजिशन है, इस अपोजिशन के अगेंस्ट करंट को फ्लो करना, करंट को लेकर जाना, चार्जेस को धक्का मारना, इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। उसके कारण आपका पोटेंशियल, उसके लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है ना, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू हमें चार्जेस को लेकर जाना है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगेगा या करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, सो बेसिकली इस चार्जेस के इस रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज को मूव करने के लिए आपको एनर्जी लगती है, वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखी है। क्या डेफिनेशन थी? वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज। ठीक है, सो पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू अगर चार्ज फ्लो होता है तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए आपको एनर्जी लगती है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। और फिर हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो देखो, हमने क्या कहा, उसे सबको साथ में जोड़ देते हैं। क्या कहा हमने? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव चार्जेस अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, सो ये एनर्जी खर्चा होगी, दैट इज वर्क इज डन when current flows through resistance, and hence energy is consumed। ठीक है, और इसके कारण एनर्जी कंज्यूम होती है। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो ये एनर्जी जाती कहाँ पर है? सो ये एनर्जी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वन ऑफ द फॉर्म इज हीट, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है लाइट। सो मेनली आप हीट देखते हो। ठीक है, सो देखो, हमने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा V इंटू क्यू। ठीक है, बट क्या मैं Q को I के टर्मिनोलॉजी में लिख सकता हूं क्या? I इक्वल टू क्यू बाई टी, सो Q हो जाएगा IT। अब ये वर्क ये हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हीट जनरेटेड इन रेजिस्टर is given by H इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। अब ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, तो ये I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, ये आई स्क्वेयर आर टी भी हो सकता है। अब ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, तो मैं I को V बाय आर भी लिख सकता हूं। अगर I की वैल्यू V बाय आर लिखी
तो ये v स्क्वेयर r इंटू टी भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन हम ये हीट जनरेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहता है ये कहता है heat generated in a resistor is directly proportional to square of current flowing through it, its resistance and the time for which current is flowing through the resistor। रेजिस्टर में हीट जनरेट होगी, ठीक है, रेजिस्टर में हीट जनरेट होगी, इसलिए हमारा मोबाइल गर्म होता है, मिक्सर चलाने के बाद गर्म होगा, 2 घंटे फैन चलाओ और फैन को हाथ लगा कर देखो, वो गर्म हुआ होगा। इवन अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो वो लैपटॉप भी गर्म होता है। अगर घर में पुराने ट्यूबलाइट्स है तो उसमें चोक नाम का एक डिवाइस होता है, वो भी गर्म होता है। अगर वो येलो कलर के बल्ब हमारे घर में है तो वहां वो भी बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। एक्चुअली उस येलो कलर के बल्ब में टंगस्टन नाम का एलिमेंट होता है, टंगस्टन की फिलामेंट होती है, ठीक है। ये टंगस्टन की क्या खासियत है? फिलामेंट बल्ब ये टंगस्टन कंडक्टर है, बट विथ कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस। सो जब इसके थ्रू करंट फ्लो होगा ना तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अराउंड 3400 डिग्री सेल्सियस, और इस हाई टेम्परेचर पर ये लाइट एमिट करता है। टेम्परेचर बढ़ने से ये लाइट एमिट करता है, एंड दैट्स व्हाई ये बल्ब ग्लो होता है, हमारे रूम में रोशनी आती है। इसका दूसरा एप्लीकेशन है हीटर, ठीक है, वाटर हीटर। यहाँ पर आप नाइक्रोम कॉइल यूज करते हैं। नाइक्रोम कॉइल को क्यों यूज करोगे? बिकॉज इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, हाई रेजिस्टेंस है तो आर ज्यादा है तो हीट ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है। नॉट ओनली दैट, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो दिस नाइक्रोम इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एलिमेंट्स। अगर आपने आयरन की वायर ली, कॉपर की वायर ली, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जो नाइक्रोम के केस में नहीं होगा। दिस अलॉयज आर स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। And that's why they are used, high melting point भी है इनका, that's why these are used in heating devices। heating devices में इनको इसलिए यूज किया जाता है। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। अगर ये पार्ट ध्यान में आ गया तो और एक स्टेप आगे जाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर को दिया जाता है, जैसे अभी हमने देखा, electric power, it is basically rate at which electrical energy is consumed, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल पावर को दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड
पर यूनिट टाइम। अब अभी देखा हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस लिए यूज होती है, तो वर्क करने के लिए। ये कितनी रहेगी, V इंटू आई इंटू टी। कितनी रहेगी ये, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टाइम t। देयरफॉर पावर इक्वल टू V इंटू आई, ये रहेगी वैट में। ठीक है, सो पावर विल बी 1 वैट इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड उसके अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर का रहेगा। अब आपको ये भी पता है there is something called as domestic unit of electricity. It is 1 unit equal to 1 kilowatt hour. ठीक है, that is 1 unit equal to 1 किलोवाट। इतनी पावर 1 आवर के लिए अगर यूज होती है तो जो एनर्जी खर्चा होगी that will be of 1 यूनिट। सेकंड सेकंड कैंसल, ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। सो 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। कीप इन माइंड, भले ही यहाँ पर वैट है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई किया है। पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी का यूनिट आना चाहिए। पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एनर्जी का यूनिट रहेगा जूल। 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स।